बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम बात करने लगे हैं मसला कश्मीर के हवाले से। ठीक है जी, आज हम देखेंगे कि जो कश्मीर है इसका एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, इसको हम देखेंगे कि इसका पास्ट क्या रहा, अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है और फ्यूचर इसका क्या हो सकता है, या पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या हो सकते हैं इसके। ठीक है, वैसे तो अगर बात की जाए पॉसिबल सॉल्यूशंस की तो खैर पिछले 73 सालों से जो है इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस के ऊपर ही काम हो रहा है, लेकिन कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं हुआ। और उसके पीछे सबसे जो बड़ा रीज़न है वो रीज़न है हिंदुस्तान का, यानी कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे हम अनबायस्ड होके बात करेंगे, यानी कि ना इंडिया की साइड पे ना पाकिस्तान की साइड पे, तो खुद फैक्ट एंड फिगर्स जो हैं वो बोलेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कहाँ पे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, कहाँ पे पाकिस्तान जो है वो नहीं चाह रहा ये इशू सॉल्व हो, और कहाँ पे इंडिया जो है वो नहीं चाह रहा कि इशू सॉल्व हो। और बीच में जो है ना फौज लटकी हुई है, और एक जो कश्मीरी बेचारे हैं, सबसे बड़ा इशू जो है वो कश्मीरियों का है कि पिछले 73 सालों से अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया, चाहे इंटरनल पॉलिटिक्स है या चाहे जो है वो जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है कश्मीरी जो ख़ुद जो है वो 73 सालों से सफ़र कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो बात करेंगे जी, देखेंगे कश्मीर इशू है क्या, इसकी लोकेशन और जोग्राफ़ी की बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर थोड़ी सी देखेंगे हम, इसमें प्रिंसली स्टेट्स देखेंगे इंडिया के अंदर के उस टाइम पे क्या जो है वो लॉ पास हुआ, कश्मीर का इशू क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था, फर्स्ट कश्मीर वॉर की बात करेंगे, यूएन रेजोल्यूशंस देखेंगे, डिक्सन रिपोर्ट देखेंगे, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे डिकेड्स के हिसाब से कि भाई किस किस डिकेड के अंदर जो है वो क्या क्या प्रोग्रेस हुई कश्मीर इशू के हवाले से, और कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम बनी रही। और 2019 के बाद जब स्पेशल स्टेटस जो है वो ख़त्म किया कश्मीर का इंडिया ने, तो उसके बाद जो है वो कश्मीर का क्या जो है वो हालात बने हैं, और पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर बात की जाए जी कश्मीर के पास्ट के हवाले से या कश्मीर का ज्योग्राफी देखा जाए, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब कश्मीर जो है वो एक इंटरनेशनल इशू है। अब अगर एक इंटरनेशनल इशू है तो उसको हम नेशनली जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन आपने इसे नेशनल इशू समझना है ना, जो है इंटरनेशनल इशू। आप इसे एज ए कश्मीरी जो है ख़ुद को ये समझें कि आप कश्मीरी हैं, और एज ए कश्मीरी आप इसको समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पर और क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो लोकेशन की बात की जाए अगर, तो पाकिस्तान अगर यहाँ पे देखिए तो पाकिस्तान के नॉर्थ के अंदर जो है वो कश्मीर वाक़ है। ठीक है, और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो है वो कश्मीर है। यहाँ पे ये देखिए पाकिस्तान है और यहाँ पे ये इंडिया है, और ये जो है इस जगह पे ये है कश्मीर। तो पाकिस्तान के नॉर्थ के ऊपर या नॉर्थ ईस्ट के ऊपर थोड़ा सा, और इंडिया जो है इसके नॉर्थ वेस्ट के ऊपर जो है वो कश्मीर वाक़ है। यहाँ पे ये इसका एक बिग मैप आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देख लें कि जो है कश्मीर ख़ुद जो कश्मीर का मैप है वो किस तरह का है। ठीक है, और अगर बात करें जी तो पाकिस्तान के नॉर्थ पे है, इसके टोटल एरिया की बात करें तो 2,22,236 किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। और इसके ऊपर जो क्लेम है, यानी कि 3 जो ममालिक हैं वो क्लेम करते हैं कश्मीर के हिस्सों के ऊपर, और ख़ास करके पाकिस्तान और इंडिया तो खैर फुली क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान क्लेम करता है कश्मीर उसका है, और इंडिया क्लेम करता है कश्मीर उसका है। पाकिस्तान कहता है ये हमारी जो है वो शह रग है और हम इसे नहीं छोड़ सकते, और इंडिया कहता है ये हमारा जो है वो अटूट अंग है, हम इसके बिना नहीं रह सकते। तो चाइना जो है उसने जो है बीच का रास्ता निकाला, और अपना जो उसका एरिया था जो वो क्लेम कर रहा था, तो यहाँ से उसने ये जो है 1962 के अंदर इसको हासिल कर लिया। ठीक है, बाकी पाकिस्तान और जो इंडिया है इसका यहाँ पे जो है वो इशू चल रहा है इन दोनों पार्ट्स के ऊपर। अब उसमें जो 1962 की वॉर हुई चाइना की, तो चाइना ने जो है वो क्या किया जी, चाइना ने क्लेम किया था ये एरिया, और यहाँ पे ये जो आपको छोटा सा एरिया नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, कि भाई पाकिस्तान के साथ भी क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट थी, और 1963 के अंदर जो है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और बहुत ही मुनासिब तरीके से इन्हीं बातचीत के थ्रू जो है सॉल्व हो गया, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब इंडिया की बात आई तो इंडिया के साथ इनकी वॉर हुई, और वॉर के नतीजे के तौर पर ये जो पार्ट है कश्मीर का, ये पार्ट चाइना ने इनसे छीन लिया। इवन अभी लास्ट ईयर भी आपने देखा कि लद्दाख के एरिया में, क्योंकि लद्दाख के साथ है तो यहाँ पे जो है वो चाइना और इंडिया का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, और अभी भी यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर बहुत सख्त किस्म की टेंशंस जो हैं वो इंडिया और चाइना के बीच में चल रही हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर तो वॉर के हालात जो है वो पैदा हो चुके थे यहाँ पे। अब जो चाइना का हिस्सा है वो है जी अक्साई चाइना या चीन, अक्साई चीन उसको कहा जाता है। पाकिस्तान का जो एरिया है उसको कहा जाता है आज़ाद कश्मीर। ठीक है, हम उसे कहते हैं कि हमने उसे आज़ाद करवाया, तो वो है आज़ाद कश्मीर। ये यहाँ पे मैप के अंदर आप देखिए तो ये है आज़ाद कश्मीर, ये एरिया है पाकिस्तान का।
ये एरिया है इंडिया का, और इंडिया इसे कहता है जम्मू एंड कश्मीर। हम इसे कहते हैं भाई ये जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है यहाँ पे। और ये जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है ये भी एक्चुअली में अगर इस मैप के अकॉर्डिंगली देखा जाए, ठीक है, तो कश्मीर का ही हिस्सा है। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो इसे कश्मीर का हिस्सा नहीं मानता। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने भी, जैसे आपने देखा, वहाँ पे इलेक्शंस भी हुए और इमरान खान साहब ने अनाउंस भी किया कि इसको जो है वो अलग सूबा बनाया जाएगा। पहले से भी सूबा था, लेकिन वो जो सूबों के जो राइट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे, या लॉज जो हैं बाकी सूबों वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि भाई हम इसको मजीद आगे लेके चलेंगे। तो पाकिस्तान सिर्फ इस एरिया को, ये जो आज़ाद कश्मीर का एरिया है, इसको जो है वो कश्मीर मानता है और इसको कश्मीर नहीं मानता। लेकिन इंडिया क्लेम करता है कि ये भी कश्मीर है और हमें ये सारे का सारा कश्मीर चाहिए, इंडिया ये कह रहा है। जबकि दूसरी साइड पे पाकिस्तान जो इंडिया का लद्दाख का एरिया है, ठीक है, इसको कश्मीर का हिस्सा नहीं मानता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान को हम नहीं मानते, तो इंडिया इसको जो है वो कश्मीर का हिस्सा नहीं मानता। और इंडिया कहता है कश्मीर जो है वो यहाँ पे ये इशू है, ये जो एरिया है ये कश्मीर का है, ये जो लद्दाख का एरिया है ये कश्मीर का हिस्सा नहीं। लेकिन पाकिस्तान इसे भी क्लेम करता है। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान ये कहता है कि ये पूरे का पूरा, यानी लद्दाख समेत जो है, इसको मिला के ये एरिया पूरे का पूरा कश्मीर हमारा है। क्यों? क्योंकि यहाँ आबादी जो है वो मुसलमानों की, और यहाँ पे जब भी जो है वो रेफरेंडम करवाया जाएगा तो रेफरेंडम के थ्रू फैसला आएगा कि भाई इन्होंने पाकिस्तान के साथ शामिल होना है, जो ऑलरेडी वो आवाम कह चुकी है। जबकि इंडिया ये कहता है कि जो महाराजा हैं, ठीक है, महाराजा जो थे गुलाब सिंह, उसने ये फैसला किया था भाई डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि भाई कश्मीर जो है इसकी एक्सेशन जो है वो इंडिया के साथ होगी। तो इसलिए ये सारे का सारा जो पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, जो आज़ाद कश्मीर का एरिया, ये सारे का सारा एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो इंडिया का है। इंडिया का ये मानना है। और इंडिया ने अभी जो लॉ पास किया, ठीक है, उस लॉ के तहत जो है उन्होंने एक तो चेंज कर दिया इसका स्टेटस, स्पेशल स्टेटस चेंज किया। दूसरा जो है वो लद्दाख को इससे अलग करके एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया कि कल को अगर कश्मीर का इशू बनता भी है तो इस एरिया के ऊपर बने जिसको ये क्लेम करते हैं, इसके ऊपर ना बने। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात की कि यहां पे कल को अगर कोई इशू बनता भी है तो इस कश्मीर के ऊपर बने, यहां पे ना हो। तो ये हालात यहां पे इस टाइम पे फिलहाल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इस कश्मीर को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जी टोटल की पॉपुलेशन की। तो 2001 के सर्वे के अकॉर्डिंगली जो है वो 10.1 मिलियन जो है इसकी पॉपुलेशन है, यानी तकरीबन कोई 1.25 करोड़ के करीब, ठीक है, इसकी आबादी है। और 97, ये 80 अभी तो ये 97 ही है, लेकिन 87% यहाँ पे मुस्लिम्स हैं। और अगर बात करें कश्मीर की हिस्ट्री की कि एक्चुअली में जो है कश्मीर का जो ओल्ड स्टेटस है वो क्या रहा इससे पहले के, ये जो हम लेके बैठ के हैं एक साइड पे पाकिस्तान और दूसरी साइड पे इंडिया, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन एक्चुअल में इससे पहले जो है वो क्या चल रहा था और कश्मीर किस तरह की स्टेट थी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कश्मीर के नाम के ऊपर, तो इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की आरा जो हैं वो पाई जाती हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो इसका नाम है ये है काशी। यहाँ के जो लोग थे जो स्टार्ट के अंदर आके यहाँ पे BC के ज़माने में, ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, बिफोर क्राइस्ट जो है यहाँ पे आके रहे, तो वो काशी लोग थे, तो उनके ऊपर इसका नाम पड़ा कश्मीर। ये कुछ लोगों का मानना है। इसी तरह से जो इंडियंस मानते हैं, जो हिंदू खास करके मानते हैं, वो इसे मानते हैं ये एक डेसिकेटेड लैंड है, यानी कि एक इंतहाई खुश्क किस्म की ज़मीन वो इसे मानते हैं। अब खुश्क किस्म की ज़मीन से जो है वो कहते हैं जी का मतलब वाटर, ठीक है, पानी, और शिमेरा मतलब डेसिकेट, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी ना हो, जहाँ पे पानी के बाद वो आपने देखा हो दलदल सी बन जाती है, पपड़ी टाइप की, उस तरह का जो है ये मानते हैं कि उस तरह का है। और फिर इनका ये मानना है कि फिर जो है ना वहाँ पे जो बारामूला का इलाका है उनका, बारामूला का, वहाँ से जो है एक पुराना जो इनका जी लॉर्ड है, उन्होंने वहाँ से क्या किया जी, वहाँ से पानी निकाला और उसके बाद कश्मीर जो है ये दूसरी तरह हुई। लेकिन एक और यहाँ पे जो है अगर बात की जाए इस्लामिक हवाले से, तो इस्लामिक हवाले से माना जाता है कि हज़रत सुलेमान सलाम की फ़ौज जब यहाँ से गुजर रही थी, एक राय है, तो उस टाइम पर उन्होंने इस वादी को देखा और कहा कि कितनी खूबसूरत वादी है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं, तो ये शायद कुछ थोड़ा बहुत मिलता है। तो उन्होंने उस टाइम पर कहा कि अगर कोई यहाँ पानी लाए तो कितनी खूबसूरत वादी हो। तो माना जाता है एक देव जो है उसने, क्योंकि देव और परियाँ उनके कब्जे में थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, तो उसने कहा था कि अगर मैं यहाँ पानी ले आऊँ तो आप जो है फलां परी से मेरी शादी करवा दें। तो फिर उसके बाद यहाँ पानी आया, वो देव लेके आया। एक रिवायत ये भी मानी जाती है। अब ये मुसलमान मानते हैं, अब ये जो दूसरी है ये हिंदू मानते हैं, और ये जो तीसरी है ये भी जो है मिक्स यहाँ पे पाई जाती है इसके नाम के ऊपर। तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता क्या जो है यहाँ पे जो है वो आया।
अब अर्ली रिलीजन की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे पहले यहाँ पे हिंदुइज्म था, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हिंदुस्तान में सबसे पहले हिंदू ही मौजूद थे, ठीक है। और उसके बाद जो है जब बुद्धिज़्म आया तो बुद्धिज़्म जो है 400 BC और 300 BC में, तो उस टाइम पे जो है यहाँ पे बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ, क्योंकि यहाँ पे साथ में जो एरिया है, अगर यहाँ इस नीचे वाले मैप में आप देखें तो ये जो तिब्बत का एरिया है और ये जो यहाँ पे नेपाल और भूटान है, तो यहाँ पे बुद्धिज़्म अभी इस टाइम पे रिलीजन है इनका, तो यहाँ पे भी जो है ये साथ में स्प्रेड हुआ उस टाइम के अंदर। उसके बाद यहाँ पे 13th सेंचुरी के अंदर जो है वो माना जाता है कि इस्लाम जो है फर्स्ट टाइम आया। यहाँ पे जब मुसलमानों का रूल स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लोग मुसलमान होना स्टार्ट हुए, और फिर साथ में सूफियों ने जो है वो हज़रत बुलबुल सरकार और इस तरह के जो है सूफिया ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कश्मीर में इस्लाम फैलाने में। मुग़ल एम्पायर का ये पार्ट रहा। अकबर ने जो है सबसे पहले जो है अकबर द ग्रेट, उसने इसे फ़तह किया 1586 टू 1751 तक जो है ये इस रूल के अंदर रहा। उसके बाद मुग़ल रूल के अंदर, उसके बाद अफ़गान रूल के अंदर ये चला गया, और अफ़गान रूल के अंदर जो दुरानी एम्पायर थी, ठीक है जी, अहमद शाह अब्दाली का जो पोता था, तो अहमद शाह अब्दाली के पोते की जो यहाँ पे एम्पायर थी, तो उसके अंदर जो है यहाँ पे ये गई, और 1751 से लेके 1890 तक, यानी 1756 से 1819 तक जो है ये गई जी दुरानी एम्पायर के पास, यानी कश्मीरियों अफगान के पास। और उस टाइम पे दुरानी एम्पायर पे माना जाता है यहाँ पे 22 जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, छोटी छोटी, और यहाँ पे 22 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में से 16 जो है वो मुसलमान थी और 16 जो है वो हिंदू थी। ये इस तरह की कोई डिवीजन थी दुरानी एम्पायर के टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ जी, अब दुरानी एम्पायर से जो है ये ट्रांसफ़र हो गया सिख रूल को, और रंजीत सिंह जो है जिसकी हुकूमत थी सिखों का, जिसने सबसे पहले यहाँ पे जो है हुकूमत बनाई थी, तो सिखों की हुकूमत कायम की, तो उस टाइम पे सिख हुकूमत में जो है ये चला गया, और 1819 में जो है रंजीत सिंह ने जो है इसे दुरानी एम्पायर से हासिल किया। क्योंकि रंजीत सिंह जो खुद है वो एक्चुअली में सबसे पहले दुरानी एम्पायर का जो है वो गवर्नर रहा, या जिसे राजा के टाइटल से लाहौर के तख्त के ऊपर बिठाया गया, ठीक है। तो उसी वजह से फिर इसने जब दुरानी एम्पायर कमज़ोर होने लगी अफगानिस्तान के अंदर, तो इसने क्या किया रंजीत सिंह ने, तो इसने आहिस्ता आहिस्ता फतूहात स्टार्ट कर दी, जिसमें अटक को फतह किया, पेशावर को फतह किया, मुल्तान को फतह किया, और साथ में कश्मीर को भी 1819 के अंदर जो है वो फतह कर लिया। फिर 1819 से 1846 तक जो है ये महाराजा रंजीत सिंह के अंडर या उसके अंडर, क्योंकि 1839 के अंदर रंजीत सिंह की तो खुद डेथ होगी, लेकिन वो डायनेस्टी जो है वो वही चल रही थी फिलहाल सिखों की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी कि फर्स्ट सिख वॉर हुई इंग्लिश के साथ, ठीक है जी, यानी एंग्लो जो वॉर हुई, एंग्लो सिख वॉर, तो उसके अंदर क्या हुआ, जो कंपनी के साथ इनकी वॉर थी, तो उसमें सिखों को जो है वो शिकस्त हुई। अब सिखों को जब शिकस्त हुई तो सिखों के ऊपर जो है वो जुर्माना डाला गया कि भाई आप पैसे दें, तो उसके नतीजे के तौर पे जब उनके पास पैसे नहीं थे तो सिखों से जो है वो कश्मीर ले लिया गया, ठीक है। तो कश्मीर ले लिया गया और कश्मीर को जो है वो बेच दिया गया। वहाँ का जो गवर्नर था उस टाइम पे, जो कि असल में रंजीत सिंह के अंडर ही उस टाइम पे जो है वो गवर्नर था, तो उसी को हाकिम बना दिया गया, जो एक राजपूत जो है फैमिली से ताल्लुक रखता था, गुलाब सिंह, ठीक है। इस गुलाब सिंह को जो है वो बेच दिया गया, और इसको फिर कहा जाता है डोगरा डायनेस्टी, इसी वजह से कहा जाता है डोगरा रूल। तो ये जो डोगरा डायनेस्टी है ये स्टार्ट हुई जी 1846 के बाद, जब गुलाब सिंह को 1 मिलियन के अंडर जो है वो ट्रीटी ऑफ लाहौर के अंडर जो है बेच दिया गया कश्मीर, या फिर 7.5 करोड़ के अंदर कुछ लोग मानते हैं, लेकिन जो है ना 1 मिलियन भी इसे माना जाता है ट्रीटी। तो हरि सिंह जो है वो 1925 के अंदर जो है उसका महाराजा बना, और उसके बाद जो है जिस टाइम पे इंडिपेंडेंस हुई यानी 1947 के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो है ये हरि सिंह ही जो है वो इसका महाराजा था, जो कि 1952 तक रहा। उसके बाद फिर इसका बेटा कारा सिंह जो है वो वहाँ का जो है वो सदर बन गया, वहाँ का जब सिस्टम चेंज हुआ इंडिया के एक्सेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी कश्मीर इशू की, कि जो मसला है एक्चुअली में कश्मीर इशू का, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्यों कश्मीर इशू का मसला स्टार्ट हुआ, कि जब इसका जो पास्ट है वो इतना शानदार रहा। इवन ये सबसे बड़ा जो है वो सूबा माना जाता है कश्मीर जो है, जब कंपनी का रूल था, और उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा खुशहाल था और लोग आज़ाद रह रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है लोग आज़ाद रह रहे थे, लेकिन इस टाइम पर जो है वो लोग ग़ुलाम हो चुके हैं और ग़ुलामी के अंदर जो है वो रह रहे हैं, ठीक है। तो अब उसमें 3 जून प्लान जो था, यानी 3 जून का जो मंसूबा था, तो 3 जून के मंसूबे के तहत क्या कहा गया, जिसे इंडिपेंडेंस प्लान भी कहा गया, कि उसके तहत ये कहा गया कि भाई पाकिस्तान और इंडिया जो है इनको 2 आज़ाद रियासतें बनाया जाए, और जो इलाके हैं वो जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है
वो सिंपली वो पाकिस्तान के अंदर शामिल होंगे, और जहां पे हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है वो इंडिया के अंदर शामिल होंगे। ये तो हो गई उन इलाकों की बात जहां पे ब्रिटिश रूल था, यानी कि जहां पे अंग्रेज़ों ने कब्जा किया हुआ था, ये उनकी बात हुई। लेकिन इसी के बीच में जो है जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो कि शाही रियासतें थी, जहां पे जो है वो प्रिंस का पूरा सिस्टम एक चला रहा था बादशाही का, तो वो इंडिपेंडेंट थी। तो उनको ये कहा गया कि आपकी अपनी मर्जी है, आप अपनी चॉइस के ऊपर जिसके साथ भी शामिल होना चाहें, यानी आप अगर पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती हैं तो ठीक है, आप पाकिस्तान के साथ शामिल हों, और हिंदुस्तान के साथ अगर शामिल होना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के साथ शामिल हो जाएं। ये 3 जून प्लान के अकॉर्डिंगली कहा गया शाही रियासतों को। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपको येलो कलर की दिखाई दे रही हैं ये हैं प्रिंसली स्टेट्स, और ये जो दूसरा कलर है इसमें आपको दिखाई दे रही हैं ये हैं वो स्टेट्स जहाँ पे ब्रिटिश जो है उनका कब्जा रहा। तो इनका तो फैसला हो गया कि जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, और साथ में एक और शर्त भी लगाई गई कि एक तो आबादी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे आबादी हो, दूसरा उनका जो ज्योग्राफी है, ठीक है, जो जोग्राफिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अगर एक लेट्स सपोज एग्जांपल लें कि एक स्टेट जो है, जैसे हैदराबाद की स्टेट की बात करें या यहाँ पे जूनागढ़ की रियासत की बात करें, तो ये ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पे मुसलमानों की आबादी थी लेकिन इनका जो ज्योग्राफी था वो मैच नहीं करता था पाकिस्तान को, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। लेकिन बंगाल तो यहाँ पे बना क्योंकि बंगाल और पंजाब की तकसीम ही असल में पाकिस्तान था। इसके ऊपर फिलहाल हम बात नहीं करते, ठीक है, तो यही एक्चुअली पाकिस्तान बना था। लेकिन इसके अलावा जो छोटे छोटे इलाके थे उनके ऊपर जो है वो ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था कि भाई जहाँ पे जो है वो अगर हिंदुओं के बीच में गिरी हुई एक स्टेट है तो फिर उसको हिंदुओं के साथ शामिल किया जाए, क्योंकि उसको मुसलमान अलग अलग से मैनेज तो कर नहीं सकते कि यहाँ पे भी एक पाकिस्तान हो, यहाँ पे भी एक पाकिस्तान हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, तो ये तो ऐसे हो नहीं सकता। तो साथ में जो ज्योग्राफी जिसके साथ अटैच है उसको जो है वो प्रेफर किया जाएगा, एक तो आबादी, दूसरा ज्योग्राफी। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी इनमें से आधे जो है, आधे से ज़्यादा जो है वो इंडिया के साथ शामिल हो गई, और कुछ जो पाकिस्तान की साइड पे थी वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो गई। तो यहाँ पे ये जो जम्मू एंड कश्मीर आपको दिखाई दे रहा है इसका प्रॉब्लम पैदा हो गया। अब उसकी वजह यह है कि यहाँ प्रॉब्लम इस वजह से पैदा हुआ कि उसके 2 से 3 रीजंस थे। अब सबसे पहला रीज़न क्या था कि यहाँ की जो आबादी थी, अगर उसकी बात की जाए, आबादी की बात की जाए, वो तो 77% उस टाइम पे मुसलमान थे। इसका मतलब आबादी तो मुसलमानों की थी, तो आबादी के लिहाज से इसे शामिल होना था पाकिस्तान के साथ। इवन अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो उसके सारे के सारे जो ज़मीनी रास्ते हैं वो भी पाकिस्तान के साथ हैं, इससे जो दरिया निकलते हैं इवन वो भी जो है पाकिस्तान के अंदर बहते हैं। तो हर चीज़ ये बता रही है कि कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ ही शामिल होना था। एक न्यूट्रल होकर बात करते हैं, बाइस से हट के, तो पाकिस्तान के साथ शामिल होना था। दूसरी साइड पर इंडिया से सिर्फ एक रास्ता है इसका, पठानकोट से, ठीक है, और कोई रास्ता है ही नहीं। और ऊपर से आबादी जो है वो भी हिंदुओं की नहीं है ज्यादा, मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। सिर्फ ये है कि इसका जो महाराजा था, ठीक है, गुलाब सिंह, तो गुलाब सिंह खुद जो है वो हिंदू था और राजपूत था, तो इस वजह से उसकी जो कोशिश थी कि भाई ये इंडिया के साथ शामिल हो। सबसे बड़ा इशू यहां पे ये बना, यानी कि सिर्फ महाराजा के बेस के ऊपर जो है महाराजा ने सारे का सारा इशू क्रिएट किया और इसने जो है उस टाइम पे फैसला किया कि इंडिया के साथ शामिल होना, यहां से प्रॉब्लम पैदा हुआ। तो खैर जब ये फैसला किया गया कि भाई जिसने जिसके साथ शामिल होना है, पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ, वो शामिल हो जाए, तो उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स थी 564 या 562 के करीब प्रिंसली या शाही रियासतें मौजूद थी। अब जब कश्मीर का फैसला हुआ तो कश्मीर के फैसले से पहले लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो 5 दिन जो है वो गुजार के आए जी, कहाँ पे जी, कश्मीर के अंदर। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि इंडिया के गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बने और आखिरी जो है वो वाइसराय भी थे हिंदुस्तान के, ठीक है, जिनको आखिरी वाइसराय बना के भेजा गया, जिन्होंने डिवीजन प्लान दिया था एक्चुअली में। तो 19 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भी वहाँ पे गए और कुछ कॉन्स्पिरेसीज हैं, अब ये कन्फर्म मैं नहीं कह रहा, कुछ कॉन्स्पिरेसीज हैं कि इन्होंने जो है वो महाराजा को यकीन दिलाया कि अगर वो पाकिस्तान के अगर शामिल नहीं होना चाहता पाकिस्तान के साथ, क्योंकि महाराजा को प्रेशर था मुसलमानों की तरफ से, ठीक है, तो अगर वो मुसलमानों पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं होना चाहता और इंडिया के साथ शामिल होना चाहता है तब भी उसे सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब महाराजा के इरादों का कुछ आइडिया हुआ मुसलमानों को, तो मुसलमानों ने पूंछ के मकाम से जो है वो क्या कर दिया जी, रिवॉल्ट कर दिया। ये पहली बगावत थी, यानी कि जो सिख आर्मी थी यहाँ पे, सॉरी, इसकी जो महाराजा की आर्मी थी उस आर्मी के खिलाफ जो है बगावत हो गई, उस आर्मी के खिलाफ झगड़ा स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और ये 5 दिन तक ये चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि महाराजा ने क्या किया जी, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो एक कर लिया कि भाई मुआहिदा जारिया एक किया कि फिलहाल, क्योंकि 12 को किया तो 15 अगस्त को जो है वो इंडिपेंडेंस की डेट थी, तो ये कहा गया महाराजा की तरफ से कि फिलहाल का मतलब ये है कि अभी जो है आप मुझे टाइम दें, ना मैं पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता हूं और ना पाकिस्तान इंडिया के साथ शामिल करना चाहता हूं, तो फिलहाल हम जैसा हमारा स्टेटस है एक इंडिपेंडेंट स्टेट के हवाले से आप इसी तरह इसको कैरी करें, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे किसके साथ शामिल हों। लेकिन क्योंकि अब रिवॉल्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था और एक वॉर जो है वो फौज के साथ लगी हुई थी, यानी कि एक आर्मी जो है महाराजा की आर्मी, उसके साथ जो है यहाँ पे मुजाहिदीन जो थे
उनकी एक वॉर स्टार्ट हुई थी और वो जो रिवॉल्ट था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था मुसलमानों की तरफ से, क्योंकि उन्हें आइडिया हो चुका था महाराजा क्या डिसीजन ले रहा है। अब ऐसे में जब रिवॉल्ट बढ़ा, यहाँ से खास करके मुजाहिदीन जो हैं शुमारी इलाका जात से, ये भी हेल्प के लिए पहुंचे वहाँ के मुसलमानों की। तो उस टाइम पे जो है महाराजा की फ़ौज के साथ, यानी एक साइड पे मुजाहिदीन थे और दूसरी साइड पे महाराजा की फ़ौज थी, तो इनके बीच में मुकाबला होता रहा। जब आहिस्ता आहिस्ता मुजाहिदीन आगे बढ़ना स्टार्ट हो गए तो ऐसे महाराजा ने क्या किया जी, इंडिया से हेल्प मांग ली। अब देखें, हेल्प पहले मांगी लेकिन डॉक्यूमेंट बाद में साइन किया। उसके बाद जो है फिर 27 अक्टूबर 1927 को जो है वो इंडिया के साथ अलायंस का ऐलान भी कर दिया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि माना जाता है कि 26 को इसने अनाउंस किया महाराजा ने 26 अक्टूबर को कि भाई मुझे जो है वो इंडिया के साथ अलायंस करना है, और इंडिया को कहा मैं आपके साथ अलायंस करना चाहता हूँ। ठीक है, पंडित नेहरू से बातचीत हुई। अब 26 को अनाउंसमेंट हुई और एक ही दिन के अंदर जो है 27 को डॉक्यूमेंट भी साइन हो गया। तो कश्मीर से दिल्ली तक जो है वो एक दिन के अंदर ये पॉसिबल नहीं, कुछ ये मानते हैं हिस्टोरियंस के ऐसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ये पहले से ही तय हो चुका था, एक्चुअली में इसी वजह से ही हुआ। तो 27 को वैसे ऑफिशियल डेट जो है इसकी है कि भाई इसने जो है वो इंडिया के साथ अलायंस कर लिया। और फिर जब ऑफिशियली इंडिया के साथ अनाउंस हुआ तो इंडियन एयरफोर्स जो है यहाँ पे जो आई और उसके बाद जो है यहाँ पे अपनी फौज आई, और जो आज तक वहाँ से वापस नहीं जा सकी, तो उसने आगे फिर यहाँ पे कंट्रोल संभाल लिया। और एक साइड पे वो फौज थी और दूसरी साइड पे जो है फिर पाकिस्तान की फौज को कहा गया। तो यहाँ पे जो जनरल ग्रेसी थे उन्होंने इनकार कर दिया फौज लेके जाने से कायद आजम की, लेकिन बाद में फिर फौज यहाँ पे गई और फर्स्ट जो है वो वॉर कश्मीर की यहाँ पे लड़ी गई। ठीक है, मुजाहिदीन भी थे, पाक फौज भी थी, दूसरी साइड पे महाराजा की फौज भी थी और इंडियन आर्मी भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी। तो फर्स्ट वॉर लड़ी गई और फर्स्ट वॉर जो है ये अक्टूबर 22 से लेके जनवरी 5 तक जो है 1948 तक ये लड़ी गई और अभी तक जो है फतूहात का सिलसिला जारी था आपस की। और उसके बाद क्या हुआ जी कि इंडिया जो है ये इशू लेके चला गया यूएन के पास 1 जनवरी 1948 को। इंडिया ये इशू कहाँ लेके चला गया जी, यूएन के पास। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसने वहाँ पे डिसीजन लिया कि सबसे पहले तो आप सीज फायर करें, यानी जो जहाँ पे मौजूद है वहीं पे स्टॉप हो जाए। ठीक है, जिस जगह पे आप मौजूद हैं, जितना जो है वो मुसलमान आगे बढ़ चुके हैं वहाँ पे स्टॉप हों, और जहाँ पे इंडिया है वहीं पे स्टॉप हो जाए। दूसरा जो है आप आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करें, कोई वायदा करें जिसके तहत इसका फैसला हो। और तीसरा जो है कोई प्लेबिसाइट करें, ये और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रेफरेंडम जो है उसके थ्रू जो है वो आप इसका फैसला करें। यानी कि कश्मीर की जो अवाम है उससे जो है आप पूछें कि वो किसके साथ शामिल होना चाहती है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है यूएन जो है वो आवाम को बीच में लेके आ गई कि भाई आप जो है, यानी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी फर्स्ट टाइम गया तो उन्होंने भी ये डिसीजन दिया कि ऐसा नहीं कि महाराजा ने फैसला कर दिया तो बात खत्म, क्योंकि महाराजा का फैसला आवाम नहीं मान रही। तो इसका मतलब ये है कि आप आवाम से पूछें कि वो किसके साथ शामिल होना चाहती है और आवाम के अकॉर्डिंगली रेफरेंडम करवाएं। तो उस टाइम पर तो रेफरेंडम की हामी भरी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि रेफरेंडम आज तक जो है वो 2021 आ गया, लेकिन कोई रेफरेंडम नहीं हो सका। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वॉर जो है पाकिस्तान की और इंडिया की यहाँ पे स्टॉप होगी कश्मीर इशू के ऊपर, लेकिन कश्मीर का कोई भी फैसला नहीं हो सका सिवाय इसके कि जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी पहुँची तो उसे कश्मीर जो है वो आज़ाद कश्मीर कहा गया, क्योंकि वो आज़ाद करवा लिया जहाँ पे आज मुजफ्फराबाद है और हमारा कंट्रोल। और दूसरी साइड पर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आज वैसे ही मौजूद है। ठीक है, वो कंट्रोल आज भी इंडिया के पास है। तो ये उस टाइम का यहाँ पे इशू वहीं पे मौजूद है, जहाँ था वहीं पे है। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद बात करते हैं जी, यूएन ने इसके ऊपर 2 रेजोल्यूशंस जो हैं वो पास की, यानी 2 करारदादे जो हैं वो यूएन इसके ऊपर पास कर चुका है और ये कह चुका है कि आप रेफरेंडम करवाएं। आप जब तक रेफरेंडम नहीं करवाएंगे तो आवाम की मर्जी जो है वो सामने नहीं आएगी। तो इंडिया ये जानता है। अब देखिए यहाँ पे बायस्ड होने की जरूरत नहीं है। सिंपल बात ये है कि जब 77% उस टाइम पे मुसलमान थे तो ऑब्वियसली रेफरेंडम के थ्रू उन्होंने किसके साथ इल्हाक का फैसला करना है, पाकिस्तान के साथ। इसी वजह से तो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, सिंपल। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, तो रेफरेंडम नहीं हो सका। एक जो है वो 13 अगस्त 1948 को रेजोल्यूशन पास की गई और दूसरी जो है 5 जनवरी 1949 को जो है करारदाद जो है वो पास की गई। यानी 2 करारदादें जो है वो यहाँ पे पास हुई। उसके बाद भी गाए बगाए करारदादें पास होती रहीं। ठीक है, और इंडिया ने जो है इस दौरान क्या किया जी, आर्टिकल 370 जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया 26 नवंबर 1949 को जो है, और कश्मीर जो है इसको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया। अब स्पेशल स्टेटस यहाँ पे क्या दिया कि यहाँ पे स्पेशल स्टेटस ये दिया कि भाई आप एक रियासत के तौर पे हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जैसे बाकी रियासतें जो हैं वो शामिल हो रही हैं। इस टाइम पे भी 7 स्टेट्स इंडिया के अंदर जो है वो 7 शामिल हैं। तो कहा जो रियासत के तौर पर शामिल हो रहे हैं तो उसका मतलब आप आज़ाद होंगे, आपकी जो आज़ादी है उसका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब आर्टिकल 370 शामिल
फाइनल किया गया तो उसमें सिर्फ 3 चीज़ें थी कि एक ये कि डिफेंस, दूसरा एक्सटर्नल अफेयर्स जो बैरूनी आपके मामलात हैं, और तीसरा कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट के पास रहेगी। बाकी सारे के सारे जो इश्यूज हैं वो रियासत के पास रहेंगे। इसका मतलब रियासत जो है वो अपनी आज़ादी को बरकरार रखेगी, आपने सिर्फ डिफेंस जो है इसका कंट्रोल करना है। ये मुआहदा हुआ। उसके बाद क्या हुआ जी, ये इशू दोबारा से जो है वो यूएन के पास तो मौजूद था। यूएन ने फिर क्या किया जी, एक मीडिएटर जो है वो मुकर्रर कर दिया कि भाई जो आप जो है वहां जाके इनके बीच में फैसला करेंगे। यानी एक जज को मुकर्रर किया गया जो कि सर ऑन डिक्सन जो थे, तो इनको जज बना के भेजा गया 12 अप्रैल 1950 को कि आप जाएं और देखें कि कश्मीर जो है एक्चुअली में उसका प्रॉब्लम क्या है और उसको किसके साथ शामिल होना चाहिए, यानी पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए या जो है वो हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाहिए, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सर ऑन डिक्सन जो हैं इन्होंने जो है वो रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट कब दी जी, 15 सितंबर 1950 को जो है इन्होंने रिपोर्ट दी, और इसके ऊपर खास करके इन्होंने बताया कि इंडियन एटीट्यूड जो है वो मेरे लिए प्रॉब्लम का बायस। अब ये पाकिस्तानी नहीं था, ये कांग्रेस था, इससे कोई ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान को सपोर्ट करे, लेकिन बावजूद इसके ने बताया कि भाई जो इंडियन एटीट्यूड है वो इंडिया चाहता ही नहीं है कि इसका कोई फैसला हो सके, इसलिए इंडिया जो है मेरे साथ उसने कोऑपरेट ही नहीं किया। इस बंदे ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये बताया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये फर्स्ट रिपोर्ट थी जिसने बता दिया कि इंडिया जो है वो नहीं चाहता ये बात, और आज तक हकीकत यही है कि इंडिया नहीं चाहता। और डिक्सन रिपोर्ट जो है वो उसका कोई फैसला नहीं हो सका। उसके बाद इसी दौरान क्या हुआ जी कि इंडिया ने 1951 के अंदर इंडियन कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवा दिए, यानी जम्मू एंड कश्मीर जो था वहां पे इलेक्शंस करवा दिए। तो इलेक्शन का मतलब क्या था कि भाई हम जो है इसका कंट्रोल ले चुके हैं और अब यहां पे हम बनाने जा रहे हैं हुकूमत, ठीक है। और कौन सी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, एक रिपब्लिकन हुकूमत, यानी एक ऐसी हुकूमत जिसको अवाम चुने, ठीक है। तो अवाम चुनेगी, इसका मतलब अवाम चुनेगी का मतलब क्या है कि अब जब अवाम वहां की गवर्नमेंट को चुनेगी या इलेक्शन को चुनेगी तो ये जवाब खत्म हो जाएगा कि ये इंडिया के साथ शामिल नहीं होना चाहते। वो कि हम ये जानते हैं कि इलेक्शंस आज तक जो है वो धांधली की से ही होते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जवाब दिया कि रेफरेंडम की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि रेफरेंडम तब हो जब इलेक्शन ना हो। जब इलेक्शन हो रहे हैं तो ऑब्वियसली ये लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के लोग, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इलेक्शंस हो गए और शेख अब्दुल्ला जो है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। बाद में जिस बेचारे को जेल भी जाना पड़ा शेख अब्दुल्ला को। तो उसके बाद क्या हुआ जी, लियाकत नेहरू मीटिंग हुई 1951 के अंदर। तो ये जो मीटिंग थी ये कॉमनवेल्थ के अंदर मीटिंग हुई, और लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और नेहरू जो है जवाहरलाल नेहरू वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनके बीच में मीटिंग हुई कि भाई इंडिया के ऊपर जो कश्मीर का इशू है इसके ऊपर मसला हल करना चाहिए, लेकिन फिर भी इस मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकल सका। और देखेंगे हम आगे कि कितनी ही ऐसी मीटिंग्स हुई लेकिन जिसमें कोई जो है रिजल्ट सामने नहीं आ सका, क्योंकि मीटिंग जो है वो डिपेंड करती है नीयत के ऊपर। तो फिर जब नीयत ना हो तो फिर मीटिंग का कोई फ़ायदा बनता नहीं। उसके बाद 1952 के अंदर दिल्ली एग्रीमेंट हो गया। ये जो दिल्ली एग्रीमेंट था इसमें जो है ये टर्म्स जो है वो तय की गई कि जो रियासत है यानी कि जो कश्मीर है जम्मू एंड स्टेट की, वो और जो इंडिया है हिंदुस्तान की यूनियन टेरिटरी है, इसके साथ इसके रिलेशंस कैसे होंगे और किस तरह हम इसको आगे लेके चलेंगे, ये एक एग्रीमेंट हुआ। और उसके बाद जब मोहम्मद अली बोगरा जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो नेहरू के साथ उनकी मीटिंग हुई 1953 के अंदर दोबारा से, क्योंकि पाकिस्तान में गाहे बगाए जब भी जो हुकूमतें आती रहीं, ठीक है, उन हुकूमतों ने ये कोशिश की कि किसी तरह से जो है ये मसला कश्मीर का सॉल्व किया जाए। तो इसी वजह से बोगरा भी आए, उनके साथ मीटिंग भी हुई लेकिन ये भी फेल हो गई, ठीक है। और ये जो मीटिंग है, अब इस मीटिंग में एक तो मीटिंग हुई कॉमनवेल्थ के अंदर, उसके बाद कराची के अंदर मीटिंग हुई और उसके बाद दोबारा से दिल्ली के अंदर, यानी ये 3 मीटिंग्स हुई, एक मीटिंग नहीं हुई। कि जो फर्स्ट जो है वो देखिए मीटिंग हुई वो हुई जी लंदन के अंदर। ये कॉमनवेल्थ की मीटिंग थी, जितने भी कॉमनवेल्थ की कंट्रीज थे और उनकी मीटिंग थी वहाँ पे। उसी दौरान उसी माह के अंदर जो है वो कराची के अंदर मीटिंग हुई जो पाकिस्तान का फर्स्ट कैपिटल था, और उसके बाद जो है ये मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर और वहाँ पे फैसला कोशिश की गई कि किसी तरह से कश्मीर का जो इशू है उसको सॉल्व किया जाए। तो 3 मीटिंग्स हुई लेकिन इन 3 मीटिंग्स के नतीजे के तौर पे कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि शेख अब्दुल्ला जो है उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कश्मीर के अंदर, और उन्हें जो है जो कारा सिंह था, ठीक है जी, जो महाराजा का बेटा था और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना था, तो उसने इल्ज़ाम लगा दिया शेख अब्दुल्ला के ऊपर कि आप जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलके जो है वो इंडिया को आज़ाद करने की बात कर रहे हैं, इंडिया को आज़ाद स्टेट बनाना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने इसे प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया और उन्हें जेल में डाल दिया। फिर बाद में जब इनके ऊपर ट्रायल चला, फिर जेल से निकले, फिर दोबारा ट्रायल चला, तो उसे कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस कहा गया कि भाई ये पाकिस्तान के साथ शामिल होकर मिल के इंडिया को आज़ाद करवाना, कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा और फिर उसके बाद उन्हें जो है फिर आज़ाद कर दिया गया, लेकिन उन्हें जो है अच्छा खासा टाइम जेल के अंदर गुजारना पड़ा।
17 नवंबर 1956 को जो है वो कश्मीर का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो पास हो गया, उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहां से। तो इसका मतलब अब वहां पे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इकदाम हो रहे थे जो इकदाम ये बताते कि भाई हम एक रियासत हैं और हम जो हैं वो मुतमईन हैं। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी बन रहा है, इसका मतलब लॉज बन रहे हैं, इंडिया के साथ रेफरेंडम हो गया, इंडिया के साथ जो है इलेक्शंस भी हो रहे हैं, उनके अलायंस भी हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया जो है अपना कंट्रोल जो है कश्मीर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता जा रहा है। जो साइड लाइन पे जो मीटिंग्स हैं वो फिलहाल सिर्फ जो है वो दिखावे के लिए तो हो रही हैं, अदरवाइज उनके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हो रहा कि क्या डिसीजन जो है वो हो सके। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डिकेड्स के हिसाब से कि किस किस डिकेड के अंदर जो है कश्मीर के ऊपर क्या क्या प्रोग्रेस हुई और उसका क्या क्या रिजल्ट निकला। बात करते हैं 1960 की कि 1959 के अंदर जो है जब अयूब खान जो है उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, ठीक है, सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाया, उससे अयूब खान ने जो है वो टेक ओवर किया। तो अयूब खान जो है उन्होंने भी जो है, अब जैसे मैंने कहा कि जो भी हमारा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आया उसने पूरी कोशिश की कि कश्मीर का इशू जो है वो सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है वो हालात को नॉर्मल नहीं होने दे रहा था। तो ऐसे में जो है वो कश्मीर के इशू के ऊपर जो संजीदगी से दोबारा से सोचा गया अयूब खान की तरफ से। तो अयूब खान ने 1959 के अंदर एक तो मीटिंग की, यानी 3 मीटिंग्स अयूब खान ने भी जो है कश्मीर को लेके की, लेकिन एक्चुअल में उनका भी रिजल्ट कोई नहीं निकला। पहली मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई सितंबर 1959 के अंदर, दूसरी मीटिंग जो है वो लंदन के अंदर हुई कॉमनवेल्थ में 1960 के अंदर, और थर्ड मीटिंग जो है वो कराची के अंदर हुई 1960 के अंदर। यहां पे जो है ये सिंध ताश मुआहदा जो है ये साइन किया गया 1960 के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के दरियाओं का जो इशू था पाकिस्तान इंडिया के बीच में उसको सॉर्ट आउट किया गया। तो यहाँ पे ये मीटिंग हुई थर्ड, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो सका इन मीटिंग्स का भी, यानी अयूब खान की तीनों मीटिंग्स हो गई फेल। उसके बाद क्या हुआ, 6 जो हैं वो राउंड चले, राउंड टेबल के जो है वो कॉन्फ्रेंस के 6 राउंड चले फॉरेन मिनिस्टर्स के कि जिस पे फैसला हो सके कश्मीर के ऊपर। और ये जो 6 राउंड्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट राउंड थे, लेकिन एक्चुअली में ये भी जो है वो बेकार गए। अब ये बेकार क्यों गए और ये राउंड्स क्यों हुए, तो उसमें अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उस टाइम पे हमारे जो है वो वज़ीर ख़ारजा थे, और सरदार सुहान सिंह जो है ये इंडिया के जो है वज़ीर ख़ारजा थे। तो इनके बीच में जो है वो ये फैसला होना था, यानी कि कश्मीर का कोई ना कोई इशू सोल्यूशन जो है वो सोचना था। लेकिन ये जो 6 मीटिंग्स हुई, जो कि पहली जो है वो रावलपिंडी के अंदर हुई 26 से 29 के बीच में, और दूसरी मीटिंग जो है वो 16 से 20 जनवरी 1963 को हुई, तीसरी मीटिंग जो है वो 8 से 10 फरवरी को 1963 के अंदर कराची में हुई, और चौथी जो है वो 12 से 14 मार्च जो है 1963 में कलकत्ता के अंदर हुई, 21 से 25 अप्रैल 1963 को कराची के अंदर 5वीं मीटिंग हुई, और छठी मीटिंग जो है वो 15 से 16 मई 1963 को जो है वो दिल्ली के अंदर हुई। अब ये 6 मीटिंग्स हुई क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और ये फेल हो गई। फेल तो हुई इस वजह से क्योंकि जो इंडियन एटीट्यूड था वो चाहता ही नहीं था, कि इंडिया चाहता है जब सोल्यूशन चाहता ही नहीं था, इसी वजह से तो उसने वहां पे इलेक्शंस करवाए और पूरे का पूरा एक सिलसिला जो है वो लेके चला। अगर वो चाहता तो सोल्यूशन तो हो जाता। तो अब यहां पे ये मीटिंग्स इस वजह से हुई क्योंकि इसके पीछे जो है वो यूएस और यूके का बहुत ज्यादा प्रेशर था। एक तो कॉमनवेल्थ का बहुत ज्यादा प्रेशर था, ठीक है, यूके की तरफ से, दूसरा जो है वो यूएस का प्रेशर था। और यूएस का प्रेशर क्यों था, उसके पीछे जो है वो रीजन था, एक तो रशिया यानी कोल्ड वॉर एक तो रीजन था, और दूसरा उसके पीछे जो है वो चाइना जो है वो रीजन था। देखिए मीटिंग स्टार्ट होती है 1962 के अंदर, और 1962 के अंदर ही जो है इंडिया का जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट होती है चाइना के साथ, कि चाइना जो है उसके डिस्प्यूट का पूरी जंग होती है इंडिया की चाइना के साथ। तो वहां पे जो है ये फैसला किया जाता है यूएस के अंदर कि अगर हमने ये इशू सॉल्व ना करवाया तो नतीजा क्या होगा कि चाइना को जो है वो पाकिस्तान ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि उस टाइम पे चाइना की हालत ऐसी तो थी नहीं जैसे आज चाइना जो है सुपर पावर बना हुआ है, ये इकोनॉमिक पावर है, तब तो ऐसा नहीं था, नया नया आज़ाद हुआ था। तो ऐसे में जो है यूएस जो है ये चाहता था कि भाई पाकिस्तान जो है ये ज्वाइन ना करे चाइना को, क्योंकि अगर पाकिस्तान चाइना को ज्वाइन करेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और पाकिस्तान के भी इवन इतने ज़्यादा अच्छे हालात थे ही नहीं, चाइना के साथ अभी इतने ज़्यादा रिलेशंस नहीं बिल्ड हुए थे। तो पाकिस्तान का अपना इशू कश्मीर के ऊपर चल रहा था। ऐसे में जो है वो यूके और यूएस दोनों ने जो है वो सपोर्ट किया कि पाकिस्तान कहीं जो ट्रीटी है, खास करके सेंटो की जो ट्रीटी है, कहीं उससे बाहर ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर सेंटो की ट्रीटी बाहर हो गया तो इसका मतलब जो है रशिया को आज़ादी मिल जाएगी आगे बढ़ने की, और आज़ादी मिलेगी तो इसका मतलब जो है वो सोशलिज्म जो है या कम्युनिज्म जो है वो तेज़ी से स्प्रेड करेगा और अमेरिका जो है वो लॉस में जाएगा। तो ऐसे में अमेरिका जो है वो ये चाहता था कि पाकिस्तान उसके साथ रहे और इंडिया के ऊपर अटैक ना करे, चाइना को सपोर्ट ना करे, ठीक है। ऐसे में जो है इस वजह से इन्होंने प्रेशराइज किया और ये मीटिंग्स करवाई गई। तो ये 6 राउंड्स हुए, 6 मुख्तलिफ राउंड्स, लेकिन ये 6 राउंड्स जो है वो एट द एंड फेल हो गए। और हर बार जो है इसका इशू यही निकला कि इंडिया जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं चाहता, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ जी, जब ये फेल हुए तो फिर आगे मामलात बढ़े और उसके बाद 1965 की जो है वो वॉर हो गई, यानी कि 1965 की जो जंग है वो भी कश्मीर की वजह से ही हुई। अब जब कश्मीर का सोल्यूशन फेल हो गया तो यहाँ पे जो जुल्फकार अली भुट्टो थे उन्होंने फिर जो है एक प्लान बनाया जिसके तहत कश्मीर को उनका इरादा था कि आज़ाद करवाया जाए, गो के जो कि ऐसा तो हो नहीं सका, लेकिन ये एक वॉर जो है प्लान की गई और ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से जो है वो अगस्त 1965 के अंदर जो है वो एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। तो उसके अलावा बॉर्डर के ऊपर जो है ये इशू स्टार्ट हो चुके थे अप्रैल से सितंबर तक 1965 तक। तो उसके बाद जब ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ जिसका मकसद यही था कि भाई इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है यानी जम्मू एंड कश्मीर वहाँ पे जो है वो जाके कब्जा किया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ और नतीजे के तौर पे 6 सितंबर को जो है वो एक फुल फ्लेज वॉर जो है पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर के ऊपर जो है वो भारत ने लॉन्च कर दी। उसके नतीजा फिर हमने देखा कि दोनों के लिए बहुत अच्छा नहीं था। तो गो कि ये जो वॉर हुई ये सेकेंड वॉर थी जो कश्मीर के ऊपर हुई। उसके बाद बात करते हैं जी इसके बाद जो है वो मुआहिदा ताशकंद हुआ जो 1966 के अंदर हुआ, ताशकंद डिक्लेरेशन, लेकिन उसके अंदर कोई खास बात कश्मीर के हवाले से नहीं की गई। सिर्फ ये कहा गया कि दोनों ममालिक जो है वो आपस के जो प्रॉब्लम्स है उन्हें मिल के म्यूचुअली जो है वो सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं जी 1970s की और देखते हैं कि कश्मीर का क्या इशू रहा। यहाँ पे जब अयूब खान की गवर्नमेंट चली गई, या खान का उस टाइम पे दौर था, तो या खान का दौर आया और उस टाइम पे हमारा जो इशू था सबसे बड़ा वो क्या था जी, बांग्लादेश के साथ चल रहा था। नतीजे के तौर पे जो है 1971 की वॉर हुई और बांग्लादेश हमसे जो है वो जुदा हो गया, ठीक है, यानी जो वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया उस टाइम पे। तो यहाँ पे ये वॉर दोबारा से हो गई। अब वॉर तो इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन अब वॉर में जो भी हुआ उसके बाद कश्मीर के हवाले से जो इंपॉर्टेंट था वो था जी शिमला एग्रीमेंट, क्योंकि इस वॉर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के तकरीबन जो है वो 93,000 के करीब जो है सिविलियंस और फौजी जो है उनको भारत ने पकड़ लिया, ठीक है, भारत जंगी कैदी बना के ले गया। अब जब जंगी कैदी हुआ तो यहाँ पे उस टाइम पे गवर्नमेंट चेंज होकर आ चुकी थी जी, क्योंकि इलेक्शंस हुए थे और इलेक्शंस के बाद हमने देखा कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं वो पीपल्स पार्टी के तहत जो है वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो उस टाइम पे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे फिलहाल। उसमें ऐसा क्या हुआ जी कि उसमें शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो 2 to 3 जुलाई 1972 को जो है वो इंडिया के शिमला के अंदर जो है ये साइन की गई। अब शिमला कॉन्फ्रेंस जो है इसमें एक तो अयूब खान जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो फौजियों को आज़ाद करवा के लाए, दूसरा इसके अंदर ये कहा गया कि भाई जो कश्मीर का इशू है उसके ऊपर भी बात की गई और कहा गया कश्मीर का इशू जो है वो एक तो हम बाहमी बातचीत से सॉल्व करेंगे और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम किसी थर्ड पार्टी को इसमें नहीं लाएंगे। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि उस टाइम पे जुल्फिकार अली भुट्टो को माननी पड़ी, क्योंकि उस टाइम पे वॉर के हालात की वजह से पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर था और 93,000 के फौजी जो है वो इंडिया के पास थे, तो ये माननी पड़ी। अदरवाइज थर्ड पार्टी अगर नहीं होगी बीच में तो थर्ड पार्टी के अलावा तो ये फैसला हो ही नहीं सकता कश्मीर का, इन दो की वजह से, यानी पाकिस्तान और इंडिया अगर आपस में फैसला करें तो ये तो इनकी ईगो का इशू है, तो ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता थर्ड पार्टी के बिना। तो ऐसे में जो है ये कहा गया कि भाई हम जो है वो ये बायलैटरल रिलेशंस रखेंगे, आपस की बातचीत करेंगे। और उसी टाइम पे जो सीज फायर लाइन थी जो 1948 के अंदर जो है तय हो गई थी, जहां पे पाकिस्तान और इंडिया जो है वॉर स्टॉप की थी फर्स्ट वॉर, तो उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कह दिया कि भाई फिलहाल इसी को हम बॉर्डर मानेंगे और यही हमारा बॉर्डर है, ना आप इसे क्रॉस करेंगे और ना हम इसे क्रॉस करेंगे। एक ये शिमला एग्रीमेंट के अंदर हुआ। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं 1980s की, क्योंकि 1970 के में जो है उसके अलावा जो है कोई खातर ख्वाह ऐसी कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी और यहाँ पे जो है इंटरनल डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा चलते रहे, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी हुई और यहाँ पे इश्यूज चले और मार्शल लॉ लगा। तो उसके बाद बात करते हैं 1980s की। तो 80s में जो है वो कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर पे क्या हुआ, सबसे पहले जो सियाचिन ग्लेशियर था फिलहाल, जिसको जो अंग्रेज़ हैं, ठीक है, जो इंग्लिश वाले थे, उन्होंने क्या किया जी, इसको तकसीम नहीं किया और ना ही बताया कि ये किसके हिस्से में है, ठीक है। तो इस वजह से 1984 में जो इंडिया है उसने सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कब्जा कर लिया, तो सियाचिन ग्लेशियर के। और उसके बाद 1988 के अंदर जो सार्क की कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस सार्क की कॉन्फ्रेंस में जो है वो बेनज़ीर भुट्टो जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है वो राजीव गांधी जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनके बीच में जो है वो माना जाता है काफ़ी खुशगवार माहौल के अंदर जो है वो मुलाकात हुई और इस मीटिंग में जो है बात की गई कश्मीर के हवाले से। तो माना जाता है कि जो राजीव गांधी थे वो देख के मुस्कुराए जो है वो बेनज़ीर को, और ये कहा कि कश्मीर का जो इशू है वो तो सॉल्व हो चुका, यानी वो तो इनके अकॉर्डिंगली, इंडिया के अकॉर्डिंगली, राजीव गांधी जो है उनके अकॉर्डिंगली कश्मीर का इशू सॉल्व हो चुका, उस पर हम कौन सी बात करेंगे जब बेनज़ीर भुट्टो ने बात करनी चाहिए। तो गो कि यहाँ पे ये ज़रूर कहा गया कि कश्मीर के अंदर जो है वो पाकिस्तान जो मिलिटेंसी है उसको सपोर्ट नहीं करेगा और बेनज़ीर भुट्टो ने इसके ऊपर जो है वो हामी भरी कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगले ही साल
1989 के अंदर जो है वो मुजाहिदीन जो है वहाँ पे उनकी अपराइजिंग स्टार्ट हो गई। और अगले जो 10 साल हैं काफ़ी ज़्यादा खौफनाक रहे वो कश्मीर के हवाले से, क्योंकि अगले 10 सालों में कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन का बहुत ज़्यादा जोर रहा। यहाँ पे जो है इसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा कि जो पाकिस्तान है वो एक्चुअली में इनको ट्रेन कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर इनके ट्रेनिंग कैंप्स है। और यहाँ पे एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया कि भाई अब जब कश्मीर का फैसला नहीं होना तो फिर वहाँ पे कश्मीरी मुजाहिदीन जो हैं वो सामने आ गए कि अब हम जो है अपना फैसला खुद ही करते हैं। तो फिर वहाँ पे ये माना जाता है कि ISI जो है वहाँ पे उनको ट्रेन करती रही, फंडिंग करती, गो कि इसके अभी कोई शवाहिद नहीं, लेकिन इंडिया का ये इल्ज़ाम था इंडिया की तरफ से कि भाई पाकिस्तान ऐसा करता है। और ये इसके बाद बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि 1 साल पहले जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक हुए और उसके बाद 1 साल के बाद दोबारा से जो है वो हालात शदीद किस्म के ख़राब हो गए। उसके बाद 1990 के अंदर जो है, क्योंकि मैंने कहा 10 साल काफ़ी ज़्यादा टफ रहे कश्मीर के अंदर, तो 1990 के अंदर कश्मीर में जो है वो फिर काफ़ी ज़्यादा किलिंग भी हुई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शहादतें हुई और बहुत ज़्यादा यानी कश्मीर के हालात ख़राब रहे। उसके बाद 29 जुलाई 1998 को जो है वो कोलंबो के अंदर जो है वो सार्क की जब कॉन्फ्रेंस हुई तो दोबारा से वहाँ पे कश्मीर की बात की गई, क्योंकि सार्क की जब कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे जो है बात तो की गई, लेकिन एक्चुअली में सार्क के अंदर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिंदुस्तान जो है उसी की मोनोपोली है, वही पावरफुल है। इस वजह से जो है वो सार्क के जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो दबे लफ्ज़ों में बात तो करते हैं लेकिन खुल के कोई भी कश्मीर को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर भी इसका कोई फैसला नहीं हो सका बातचीत। उसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन जो है 1999 के अंदर जो है ये साइन हुआ और उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच में, ठीक है। और फरवरी 20 को 1999 को जो है ये लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ, जिसके अंदर ये कहा गया कि कश्मीर की जो मसला है इसे बातचीत के थ्रू हल किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, हम कश्मीर को छोड़ के बाकी बहुत से मामलात हैं जिनके ऊपर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर का इशू भी हम बातचीत के थ्रू सॉल्व करेंगे और पाकिस्तान और इंडिया अपने रिलेशंस को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। यानी यहाँ पे दोबारा से कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ ट्राई हुआ। उसके बाद क्या हुआ, म्यूचुअल टॉक्स पे यहाँ कहा गया, लेकिन इसके बाद कारगिल वार स्टार्ट हो गई। यहाँ पे जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने जो है वो कारगिल वार स्टार्ट कर दी और उनका फिर दोबारा से वही ख्याल था कि किसी तरह से अगर हम कारगिल का जो है वो एक रूट कट कर दें, वहाँ पे जाके चौकियों पे कब्जा कर लें, जिस टाइम पे जो सर्दियों में जो है वो भारतीय फौजी जो है नीचे आते हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने प्लान बनाया। लेकिन कारगिल वार जो है वो भी एक ऑपरेशन था, गो कि छोटा सा पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, वो भी जो है एक फुल फ्लेज वॉर के अंदर चेंज हो गया और 1999 की जो है ये वॉर हुई काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद वाशिंगटन डिक्लेरेशन के तहत जो है इसको जो है वो ख़त्म किया गया, अदरवाइज़ ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था पाकिस्तान के लिए। और ऐसे में नवाज शरीफ जो है वो इल्ज़ाम लगाते रहे मुशर्रफ के ऊपर और मुशर्रफ जो है वो इल्ज़ाम लगाते रहे नवाज शरीफ के ऊपर कि भाई अगर नवाज शरीफ बीच में ना आते, वाशिंगटन डिक्लेरेशन ना होता, तो हम कश्मीर को आज़ाद करवा लेते, क्योंकि कारगिल के पे यहाँ इनका कब्जा हो चुका था और तकरीबन 130 के करीब जो चौकियाँ थीं उस पर भी कब्जा हो चुका था और बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी थी पाकिस्तानी फ़ौज, ठीक है। और मुशर्रफ जो है मानते हैं, जबकि नवाज शरीफ ये मानते हैं कि मुशर्रफ ने उन्हें बताए बगैर जो है ये पूरे का पूरा इशू जो है वो वहाँ पे लेके गए और उस तरह से ऑपरेशन करवाया, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हुए। तो मई से जुलाई ये इशू चलता रहा, यानी कि वो हालात जो पहले थोड़े से नॉर्मल हुए थे फिर से ख़राब हो गए कश्मीर के ऊपर। उसके बाद जो है वो क्या हुआ जी, 10 सालों के अंदर तकरीबन 70,000 के करीब जो है वो कश्मीर के अंदर शहादतें हुई। यानी आप अंदाज़ा कर लें सिर्फ 10 सालों में 70,000 के करीब शहादतें हुई। इसके अलावा जो है वो असमत दरी जो हुई और वहाँ पे जो कारोबारों को नुकसान पहुँचा, दुकानें जो हैं उनको जलाया गया, उनको आग लगाई गई, वो जो है वो एक अलग इशू है। और इतना ज़्यादा जुल्म सितम यानी कि जो हुआ, तो यहाँ पर ये आप मैप भी देख लें कि ये जो है ये कारगिल वार का है। यहाँ पर ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि अब 1972 के एग्रीमेंट के तहत जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया, ये सीज़ फायर लाइन थी। और ये है पाकिस्तान का कश्मीर इस साइड पे, ये साइड पे जो है जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ पे ये है कारगिल, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडिया के साइड पे अंदर आके यहाँ पे ये कारगिल आता है। तो यहाँ पे जो है कैप्चर किया गया और कोशिश की गई कि ये जो इनका हाईवे है इसको यहाँ से तोड़ा जाए, इसका लिंक जो है, ताकि यहाँ पे जो फौज है वहाँ उसकी पहुँच ना हो सके। लेकिन बाद में हमने देखा कि फिर वो उसका क्या रिजल्ट निकला। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2000 की। और 2000 के अंदर अगर हम बात करें कि क्या इंपॉर्टेंट हुआ, तो उसमें सबसे पहले 2001 के अंदर जो है वो आगरा समिट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब 1999 के अंदर मार्शल लॉ लगा और नतीजे के तौर पे नवाज शरीफ को घर भेज के मुशर्रफ जो हैं वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव बने। तो चीफ एग्जीक्यूटिव बने तो मुशर्रफ ने भी दोबारा से कोशिश की हालात को नॉर्मल करने की।
तो ऐसे में जो है वो आगरा समिट जो है वो 14 से 16 जुलाई 2001 को हुआ और माना जाता है ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस जो है मीटिंग्स थी और ये काफ़ी ज़्यादा राउंड्स थे इन दो दिनों के अंदर जो है वो कश्मीर इशू के ऊपर, जिसमें जो है वो एक साइड पे जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी थे और दूसरी साइड पे जो है प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे। यहाँ पे आपको पिक्चर भी नज़र आ रही है, तो इसके अंदर जो है काफ़ी खुशगवार माहौल में है। लेकिन एक्चुअल में जो है यहाँ पे इस राउंड के अंदर ये फैसला करना था, लेकिन इंडिया जो है, इंडियन एटीट्यूड जो है यहाँ पे भी आड़े आया। उसकी वजह क्या थी कि ये जो है ये राउंड्स भी फेल हुए और उसकी वजह ये थी कि इंडिया जो है वो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन करवाने लगा था 2002 के अंदर कश्मीर के अंदर। तो उसका फोकस था कश्मीर को आगे लेके जाना या उसको जैसे भी अपने साथ मिलाना या डेवलप करना है। तो वहां पे तो ये फिर क्वेश्चन पैदा नहीं होता था कि वो पाकिस्तान को कहे कि भाई ठीक है हम कश्मीर का फैसला करते हैं, और पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता था, उनकी आज़ादी का ही हो सकता था। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में ये आगरा समिट भी जो कश्मीर के ऊपर हुई ये भी जो है वो नाकाम हो गई। उसके बाद 2000 के अंदर की ही अगर बात करें तो 2008 के अंदर जो है मुंबई अटैक हुए और पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो है एक बार फिर से जो है वो कशीदा हो गए। और ये जो मुंबई अटैक हुए ये 26 से लेके और 29 नवंबर 2008 तक जो है ये हुए और होटल ताज और मुंबई के अंदर ये अटैक्स हुए। और इसका जो इल्ज़ाम लगा वो लगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा जी जमात उद दावा जो है, ठीक है, जमात उद दावा और साथ में जैश मोहम्मद जो है इन्होंने जो है माना कि अटैक्स किए, तो इसके पीछे जो है वो ISI इन्वॉल्व थी। इंडिया की तरफ से जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया और इंडिया ने जो है ISI ने जो है उन्हें ट्रेन किया, यहाँ पर भेजा, तो ये सारा कुछ इशू हुआ। तो इससे पहले जो है अगर 2001 में ये हमारा इशू ये यहाँ बचा हुआ है, तो 2001 के अंदर जो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ तो इससे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हुए, लेकिन बाद में दोबारा से आगरा समिट यहाँ पे हुआ था। उसके बाद बात करते हैं जी 2010 की कि यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ। तो उसमें जो है अब ये क्योंकि फाइनल फेज़ है तो उसमें अब देखते हैं जी कि 2010 के अंदर जो है वो अनरेस्ट एंड किलिंग्स हुई बहुत ज़्यादा कश्मीर के अंदर, और बहुत शदीद किस्म की और बहुत सुअर किस्म की, क्योंकि वहाँ पे दोबारा से एक अपराइजिंग हुई थी मुजाहिदीन की इसी तरह से, जिसका इल्ज़ाम दोबारा से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा कि पाकिस्तान जो है वो उनको ट्रेन करके यहाँ पर भेज रहा है। 2013 के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स की दोबारा से मीटिंग हुई न्यूयॉर्क के अंदर, और ये UN का जो जनरल असम्बली का इजलास था उसके अंदर जो है ये मीटिंग हुई थी मनमोहन सिंह की नवाज शरीफ साहब के साथ। और ये जो मीटिंग थी ये तकरीबन मान जाता है कि 1.5 घंटा जो है ये मीटिंग चलती रही, और 1.5 घंटा ये मीटिंग चलती रही। तो इसके अंदर जो है ये कश्मीर के ऊपर बातचीत हुई, लेकिन फिर भी जो है इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सका, यानी उस टाइम पे भी इसका कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। उसके बाद जो इंडिया ने जो हमसे बातचीत करनी थी वो कैंसिल कर दी 2014 के अंदर, ये इल्ज़ाम लगा के कि भाई पाकिस्तान जो है वो एक साइड से हमसे बात कर रहा है, दूसरी साइड से जो मिलिटेंट्स हैं उन मिलिटेंट्स को जो है वो सपोर्ट कर रहा है कश्मीर के अंदर, ये इल्ज़ाम लगाया गया। इस वजह से हम पाकिस्तान से मजीद बातचीत नहीं करते। तो वो बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ था 2013 के अंदर वो 2014 में फिर से एंड हो गया। फिर 2016 के अंदर जो है वो पठानकोट का अटैक हुआ, और उसके बाद जो है दोबारा से पाकिस्तान और इंडिया जो है इनकी फौजें हाई अलर्ट हो गई, फिर से हालात इंतहाई किस्म के कशीदा हो गए। पठानकोट ये वही इलाका है जहां से कश्मीर का जो है वाहिद ज़मीनी रास्ता है कश्मीर में एंटर होने का इंडिया की साइड पे, तो वहाँ पे ये अटैक हुआ। उसके बाद क्या हुआ जी 2016 के अंदर ही 8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी जो है ये सामने आपको जिस नौजवान की पिक्चर दिखाई दे रही है, बुरहान वानी को जो है वो शहीद कर दिया गया। अब जब बुरहान वानी को शहीद किया गया, ये कमांडर था, ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन का, और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कमांडर था। इसके ऊपर बहुत शदीद किस्म का कश्मीर के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट हुआ, और बहुत ज़्यादा जो है वो हालात ख़राब हुए, और बहुत टाइम तक जो है वो हालात ख़राब रहे, क्योंकि इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई ये पाकिस्तान की तरफ से था, इसको पाकिस्तान जो है हिजबुल मुजाहिदीन को फंडिंग कर रही है और सपोर्ट थी, और साथ में जो है ये इंडियन फ़ौजियों को जो अटैक कर रहा था, तो उसकी शहादत के पीछे फिर बहुत ज़्यादा जो है वो इशूज़ वहाँ पर क्रिएट हुए कश्मीर के ऊपर। उसके बाद 2016 के अंदर पाकिस्तान इंडिया ने जो है वो कहा जी एक हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है वो पाकिस्तान के इलाके में की हैं। पाकिस्तान का जो कश्मीर का इलाका है वहाँ पे जो कैंप्स थे, ठीक है, कैंप किसके थे, ये जो ट्रेनिंग कैंप्स थे मुजाहिदीन के, वहाँ पे जो है हमने अटैक किया, सर्जिकल स्ट्राइक्स की, और वहाँ पे बहुत से लोगों को हमने जो है वो मारा वहाँ पे, इंडिया का ये मानना था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ जी, फिर पुलवामा अटैक हो गया 2019 के अंदर, यानी कि उसके बाद यानी 2019 की बात करें तो अभी जो हाल ही में हुआ लास्ट ईयर 1.5 साल पहले, तो पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक में क्या हुआ जी कि दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है वो का माना गया कि बालाकोट के अंदर जो है वो 26 फरवरी को जो है वो इंडियन एयरफोर्स आई, और बालाकोट के अंदर यहाँ पे जो जैश मोहम्मद के जो कैंप्स थे उन कैंप्स के ऊपर जो है वो अटैक किया गया।
ठीक है, गो कि पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया। उसके बाद क्या हुआ, 27 को पाकिस्तान ने जो है वो 2 एयरक्राफ्ट जो हैं, 2 फाइटर प्लेन्स जो हैं इंडिया के, उन्हें मार गिराया और उसके इंजन के तौर पे अभिनंदन जो है उनका एक पायलट जो है उसको पकड़ लिया गया, कमांडर जो था। ये आपको सामने यहाँ पे पिक्चर के अंदर दिखाई भी दे रहा है अभिनंदन साहब, जिनको बाद में जो है वो चाय पिलाई गई और चाय पिला के फोटो सेशन करवा के और रिलेशंस को बेहतर करने के लिए जो है वो पीटीआई गवर्नमेंट ने इन्हें वापस भेजने का फैसला किया और वाघा बॉर्डर से जो है वो इन्हें वापस भेज दिया। तो इन्हें यहाँ पूछा, तो ये जो हालात है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की टेंशन बनी रही और एक वॉर के हालात जो है वो बने रहे, लेकिन इंटरनेशनल जो है वो प्रेशर की वजह से वॉर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इशू था। लेकिन पाकिस्तान ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि कहाँ कहाँ पे अटैक करना है और इंडिया का माना जाता है उसने भी ये सोचा हुआ था कि हम वो जो है वो बहावलपुर वगैरह या दूसरे इलाकों के ऊपर जो है वो अटैक करेगा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई टेंशन जो है वो बनी रही इन 2 माह के अंदर। उसके बाद जी 1954 से लेके 2019 तक, अगस्त 2019 तक जो एक स्टेटस चल रहा था कश्मीर का एज ए स्टेट, उसको जो है इंडिपेंडेंट स्टेट वो ख़त्म कर दिया। 5 अगस्त 2019 को जो है वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू, जिसको बाद में असेंबली से पास करवा लिया गया, कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अब स्पेशल स्टेटस में हमने देखा था, जैसे कहा था कि भाई डिफेंस जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं और जो कम्युनिकेशन है ये सिर्फ इंडिया के पास रहेगी, बाकी यहाँ पे कोई आके जो है वो ज़मीन नहीं खरीद सकता या फिर यहाँ पे जो है किसी को सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, कोई जो है वो अपना डोमिसाइल यहाँ पे नहीं बनवा सकता। ठीक है, तो ये बातें जो है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा वो जो सिटीजनशिप के जो लॉज वगैरह हैं वो तय भी जो है वो किसने करने थे, स्टेट ने तय करने थे। तो इनको ख़त्म कर दिया, जब स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया और आर्टिकल 35A को रिमूव कर दिया, तो इसके बाद क्या हुआ जी, वहाँ पे जो है वो लॉकडाउन हो गया। ठीक है, और ये जो लॉकडाउन है ये तकरीबन अभी भी जो है वो चल रहा है, कि कुछ नरमी है, लेकिन पिछले 6 माह जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का लॉकडाउन था, जिसके अंदर जो है वो किसी को भी घर से निकलने दिया गया। तो ये स्पेशल स्टेटस चेंज करके इंडिया ने ये कोशिश की कि इस कश्मीर को अपने साथ मिलाए, और जो लद्दाख का एरिया था उसको इंडिया ने कश्मीर से अलग करके एक और यूनियन टेरिटरी जो है उसको बना दिया, ताकि उसको कश्मीर के साथ अलायंस न किया जाए। उसके बाद से आपने देखा कि ये इशू जो है वो और ज़्यादा हाईलाइट हुआ, और ज़्यादा इंटरनेशनल हुआ। पाकिस्तान ने डिफरेंट फोरम्स के ऊपर जो है इसको उठाया, और ये जो इन्होंने लॉ पास किया था इसमें कहा कि 31 मार्च 2020 तक जो है ये लॉज वही चलेंगे जो स्टेट के लॉज हैं, लेकिन इसके बाद जो है वो सारे के सारे वो लॉज जो इंडियन लॉज हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फुली जो है वो अप्लाई हो सकेगा कश्मीर के अंदर भी। तो जिससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा, कश्मीर की जो आबादी है जो इस टाइम पे तकरीबन 97% मुस्लिम है या 87% आपसे कहें मुस्लिम हैं, तो वो सारे की सारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसको इंडिया चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि अगर इन फ्यूचर कल को रेफरेंडम करवाई भी जाए, जो इंडिया पहले भी बहुत दफ़ा कोशिश कर चुका है, तो उसको जो है वो वहाँ पे जो है वो बैलेंस किया जा सके। ठीक है, तो ये इस वजह से, क्योंकि अब लॉज जब चेंज हुए हैं तो स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट तो नहीं रही, अब इसका मतलब ये वो इंडिया के अंडर आ चुकी है, तो ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटेस्ट भी हुआ। तो ये जो है इस टाइम पे करंट वहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है कि वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है प्रोटेस्ट भी मौजूद है। इसके अलावा जो है वो कश्मीरी जो है वो कैद खाने के अंदर जो है वो बंद हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखिए पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात की जाए कि पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, अब आप देखिए कि ये बात जो है, ये जितना भी इश्यू हमने डिस्कस किया, ये एज ए पाकिस्तानी डिस्कस किया या एज ए इंडियन हम इसको डील कर रहे हैं। लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करें कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या हो रहा है, तो आप देखिए ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या हो रहा है कि कश्मीर के अंदर 1 साल से अगर लॉकडाउन है, तो क्या 1 साल से कश्मीरी जो है वो इंसान नहीं, यानी कि 2 मुल्क अपनी अना के पीछे, अपनी ईगो के पीछे, खास करके इंडिया की अगर बात करें, जो इंडिया कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के अंदर तो ऐसे कोई हालात नहीं, वहाँ पर तो बहुत अच्छे हालात है, वहाँ पे इवन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी जाते हैं, लेकिन इंडिया तो जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी लेके जाने दे रहा कि वहां पे आप हालात ना देखें, और जो दिखाता है झूठ दिखाता है वहां पे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है आपस की ईगो की वजह से, कि भाई एक कहता है मैं कश्मीर को नहीं छोड़ सकता, दूसरा कहता है मैं भी कश्मीर को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स हैं। तो ऐसे में वहां के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, और उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो है ये परेशानी और तकलीफ का बायस है कि वो जो इंसान है लेकिन वो हैवानों की तरह वहां पे जिंदगी गुजारने पे महरूम है, और उनकी कोई भी जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं, वो राइट्स जो वो पैदाइश के टाइम पे अपने साथ लेके आए थे कि भाई हम आजादी से जीत सकते हैं, हम आजादी से काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं। तो देखिए अगर सॉल्यूशंस की बात की जाए, तो सबसे पहले जिस सॉल्यूशन के ऊपर सबसे ज्यादा बात की गई, लेकिन जिसका कोई सॉल्यूशन निकला नहीं, वो था ऑटोनॉमी, कि जो सबसे ज्यादा अगर कश्मीर के ऊपर बात की जाए, तो कश्मीर में इस टाइम पे 3 तरह के हमें ग्रुप्स नजर आएंगे। एक ग्रुप वो है जो बात करेगा जी कि हमने जो है वो पाकिस्तान के साथ रहना है। दूसरा ग्रुप वो है जो नजर आएगा जो कहेगा हमें इंडिया के साथ रहना है, क्योंकि वो एडजस्ट हो चुके हैं इंडिया के साथ, इंडिया को पावर समझते हैं। और तीसरा ग्रुप वो है जो ये कह रहा है कि हमें आज़ाद कर दो।
ठीक है, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ना हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। ये जो थर्ड ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे वो ग्रुप है जो पाकिस्तान के साथ चाहता है। लेकिन अब जो पिछले साल जो हालात बने और जिस तरह से पाकिस्तान कश्मीर के इशू को इंटरनेशनल किया पाकिस्तान ने, और खासकर इमरान खान की गवर्नमेंट ने जिस तरह से इंटरनेशनल किया, तो उससे जो गो के उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा कि उन्होंने वेच दिया। हालांकि उनका क्या रोल हो सकता है वहां पे, उनका क्या रोल, तो उसके हवाले से जो है ये जो पाकिस्तान के हामी हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं कि भाई इस मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को नहीं भूला। चाहे वो OIC के अंदर इशू को लेके गया हो या OIC से उसकी पाकिस्तान की जो है वो हालात के ताल्लुकात ख़राब हुए हो, सऊदी अरब से पाकिस्तान ने ताल्लुकात ख़राब किए कश्मीर के इशू के ऊपर, UAE से हालात ख़राब किए कश्मीर के ऊपर, टर्की जो है एक उसने और ईरान ने जो है पाकिस्तान को सपोर्ट किया कश्मीर के ऊपर, अदरवाइज जो है वो बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ ने सपोर्ट नहीं किया। इवन वो तो इंडिया के साथ जो है वो और ज़्यादा रिलेशन बढ़ाते रहे। तो ऐसे में कश्मीरी जो वो हल्का था जो पाकिस्तान का हामी था वो ज़्यादा बड़ा, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है वो उनकी डिमांड यही है कि भाई हमें दोनों छोड़ो, क्योंकि देखिए जब तक वो पाकिस्तान या इंडिया के साथ अगर ये लगा रहेगा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो कश्मीरियों को कभी सुकून नहीं मिल सकता, क्योंकि पाकिस्तान कभी सरेंडर नहीं करेगा, ये पाकिस्तान की भी ईगो है, इंडिया कभी सरेंडर नहीं करेगा, ये उसकी भी ईगो है। लेकिन बीच में जो है वो हालात जो ख़राब हुए हैं वो कश्मीरियों के हुए हैं, तो कश्मीरी ये चाहते हैं भाई प्लीज़ आप दोनों छोड़ो हमें और सिंपली जो है हमें आज़ाद करो। जब हम आज़ाद होंगे तो हम जैसे और दुनिया के अंदर जो है वो 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो चल रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे हमारी 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, हम इतना बड़ा मुल्क हैं, तो हम जो है वो आसानी से जो है सर्वाइव करेंगे। लेकिन गो के ये फैसला होना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इसके और दूसरा सोल्यूशन क्या है जी, स्टेटस को जैसे जो चीज़ें हैं, यानी कि जो कश्मीर इंडिया के पास है, जो हिंदुस्तान के पास है हिंदुस्तान उसे अपने पास रखे। जैसे उसने अभी लॉज पास किए कि भाई ये कश्मीर अब हमारा है, लेकिन साथ में उसका ये क्लेम भी खत्म नहीं हो रहा कि जो पाकिस्तान का कश्मीर है वो कहता है वो भी हमारा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में वो हमारा है, महाराजा ने हमें कहा कि आपके साथ अलायंस है, तो इस वजह से वो उसके ऊपर भी डिमांड कर रहा है। और दूसरा जो पाकिस्तान की साइड पर कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान उसको मान ले, यानी पाकिस्तान अपने कश्मीर के ऊपर काम करे, इंडिया अपने कश्मीर के ऊपर काम करे और यहाँ पर ये सोल्यूशन खत्म हो जाए। और ये यहाँ पर जो 9 लाख की एक फौज मौजूद है इंडिया की जो जुल्म सितम कर रही है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ये स्टेटस को बरकरार रखना। और थर्ड क्या है जो सबसे सिंपल है लेकिन सबसे टफ है, जो पिछले 73 सालों के अंदर नहीं हो सका, और वो है यूएन की रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंगली जो है। अब यूएन क्या कहता है, सिंपल कि भाई रेफरेंडम करवा दो, आवाम से पूछ लो आवाम क्या चाहती है, बात खत्म। अब अगर बात आवाम की ही है तो आवाम तो आजादी की भी बात कर रही है, अब आवाम पाकिस्तान से अलायंस की बात भी कर रही है, तो इसका मतलब ये जो रेफरेंडम है ये तो होने नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशराइज करे, यूएन अपना वाकई में रोल प्ले करे जैसे दूसरे ममालिक के लिए करता है, तो फिर यहां पे जो है वो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अदरवाइज अगर पाकिस्तान और इंडिया जब तक अपनी ईगो में रह के सोचेंगे तो यहां पे एक फौज के ऊपर भी बजट लगाते रहेंगे, क्योंकि यही तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच का सबसे बड़ा इशू है। तो इस वजह से जो है ना फिर इसका सोल्यूशन भी नहीं होना। तो एक्चुअली में इसके यही 3 सोल्यूशन है, या तो यूएन की रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंगली, या फिर इसको इसी तरह से मान लिया जाए जो कश्मीर 73 सालों से जैसे माना जा रहा है कि भाई जो कश्मीर आपके पास है उसे आप मैनेज करें, आप उसे एडमिनिस्ट्रेट करें, जो पाकिस्तान के पास है पाकिस्तान करें। और तीसरा या फिर जो है वहाँ पर ऑटोनॉमी उनको दे दी जाए, एक अलग से मुल्क बना दिया जाए। ये इसकी पॉसिबल सोल्यूशंस हैं। तो यहाँ पर जो है इसको एंड करते हैं इस वीडियो को, और फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है।